A sunny morning to all of you, and here we are with our next chapter under Improve Further series, and the title is A Visit to Cambridge, and it's been authored by Firdaus Kanga from Heaven on Wheels. Heaven on Wheels उन्होंने एक बुक लिखी थी because he's a journalist, पत्रकार हैं, and an author as well, and that's his book, that is Heaven on Wheels. So what we are going to do is, again, we are going to look at the summary for each page, try to understand each page, at the same time questions and answers. So it's going to be an interesting journey regarding this particular chapter and others as well. So stay on and enjoy it to the fullest. Let us understand what this chapter is all about. ये chapter में है क्या? What is the summary? So this particular page talks of the condensed summary of the entire chapter, that is a visit to Cambridge. So this chapter is an excerpt. Excerpt कहते हैं small part को, कि कोई बहुत बड़ा सा आर्टिकल है, कोई बहुत बड़ी सी बुक है, उसमें से एक स्मॉल पोर्शन निकाला हुआ है. तो ये जो चैप्टर भी है वो हेवन ऑन व्हील्स जो बुक लिखी है फिरदौस कंगा ने, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है. So this chapter is an excerpt of the book titled Heaven on Wheels by a Mumbai-based differently abled journalist Firdaus Kanga. Differently abled कहते हैं या disabled कहते हैं जिनको जो अपाहिज होते हैं, जिनका कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो या कोई मेंटल इशू हो, राइट. सो अगर आप इमेज में देखेंगे तो एक इस पर्टिकुलर इमेज में जो प्रीवियस हम लोगों ने अभी देखा था, एक साइड स्टीफन हॉकिंग है, about whom we are going to talk. At the same time जो राइट हैंड साइड पे हैं वहाँ पे वो फिरदौस कंगा हैं, एंड दोनों व्हील चेयर बाउंड है, मतलब दोनों ही व्हील चेयर पे हैं, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. ये मुंबई बेस्ड हैं, इंडिया बेस्ड हैं. The chapter throws light on an interview the author had with Stephen Hawking, a noted English physicist and cosmologist who got paralyzed after attaining age of 21. तो ये जो चैप्टर है ये लाइट थ्रो करता है, इट टॉक्स अबाउट, इट डिस्कसेस जो इंटरव्यू हुआ था, राइट. किसके बीच में? ऑथर के बीच में. ऑथर कौन है? फिरदौस कंगा. एंड किसका इंटरव्यू लिया था इन्होंने? दैट इज स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन हॉकिंग को एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट माना जाता है, जो फिजिक्स के बहुत बड़े, फिजिक्स सब्जेक्ट के बहुत बड़े जानकार थे. एट द सेम टाइम कॉस्मोलॉजिस्ट. कॉस्मोलॉजिस्ट उसको कहते हैं who studies the universe, जो ब्रह्मांड का स्टडी करता है. और वो बेसिकली कंप्लीटली पैरालाइज हो गए थे आफ्टर अटेनिंग एन एज ऑफ 21. 21 साल की बाद एज के बाद उनको ALS नाम का एक सिंड्रोम हो गया था, एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से ही गॉट completely paralyzed. He was paralyzed to the extent that he could not even speak, but was considered as the successor of Sir Isaac Newton. तो पैरालिसिस का एक्सटेंट इतना था कि वो बोल भी नहीं पाते थे, मगर उनको सक्सेसर माना जाता था, उत्तराधिकारी माना जाता था, नेक्स्ट इन लाइन माना जाता था सर आइजैक न्यूटन, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम्स हैं. द मीटिंग विच वॉज शेड्यूल्ड फॉर हाफ एन आवर वेंट फॉर ओवर एन आवर. तो जो मीटिंग थी, जो ऑथर के बीच में, राइटर के बीच में, जर्नलिस्ट के बीच में, जिनका नाम फिरदौस कंगा है, उनके और स्टीफन हॉकिंग के बीच में जो मीटिंग शेड्यूल हुई थी, दैट वाज ओनली फॉर हाफ एन आवर, बट 1 घंटे तक चली थी, राइट. स्टीफन हॉकिंग मेंशन्ड थ्रू हिज वॉइस मशीन दैट ही वाज नेवर ब्रेव बट एक्सेप्टेड द रियलिटी एंड फाइंड्स इट फनी ऑन बीइंग पैटर्नाइज्ड. तो स्टीफन हॉकिंग ने अपनी वॉइस मशीन, बिकॉज वो बोल सकते नहीं थे, तो उन्होंने अपनी वॉइस मशीन, जो कंप्यूटराइज्ड वॉइस मशीन थी, उसके थ्रू उन्होंने बोला कि मैं कभी ब्रेव नहीं था, कभी मैं बहुत करेजियस नहीं था, बट आई एक्सेप्टेड द रियलिटी. और उस रियलिटी के साथ कि ठीक है, मैं व्हील चेयर पर आ चुका हूँ, ठीक है, मैं, ये रियलिटी है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, वो रियलिटी है, बट उसमें उन्होंने क्रिएटिविटी भी ऐड की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. और वो बहुत उनको फ़नी लगता है जब उनको कोई पेटर्नाइज करता है. पेटर्नाइज करने का मतलब टू बी कंसिडर्ड इन्फीरियर, कि अगर आप किसी को पेटर्नाइज करते हैं, इसका मतलब है आप उस सामने वाले को अपने से कम इम्पॉर्टेंट मानते हैं या कम सुपीरियर मानते हैं, या आपको लगता है कि उसके अंदर कम क्वालिटीज़ हैं. दैट इज़ पेटर्नाइजिंग. And expressed that admiration from the world and being an inspiration to many brings no help within.
और वो बोलते हैं, मतलब अपनी मशीन के थ्रू, स्टीफन हॉकिंग इस पर्टिकुलर ऑथर को, दैट इज़ मिस्टर फिरदौस कंगा, उनको बोलते हैं कि मुझे ना जो एडमिरेशन है, जो अप्रिसिएशन मुझको दुनिया से मिलती है, या मैं कई लोगों के लिए प्रेरणा हूँ, एनकरेजमेंट हूँ, इंस्पिरेशन हूँ, उस चीज़ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आई एम simply a wheelchair bound person who cannot even speak, who cannot even express. तो अगर मुझे कोई मुझको लेके मतलब मुझसे बहुत इंस्पायर्ड भी है, उससे मुझे कोई बहुत हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, आई एम लिविंग बट आई एम बस्लिंग विद अ लॉट ऑफ आइडियाज, दैट्स फॉर श्योर. At the same time, he gave a message to the disabled fraternity to pursue what they are good at. तो जब ऑथर ने, interviewer जो हैं मिस्टर फिरदौस कंगा, when he asked Stephen Hawking that do you have any message for the disabled fraternity, जो और लोग जो handicapped हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज है? So he says that do what you are good at, वो चीज़ें करो जो जिसमें तुम अच्छे हो. With a cup of tea and a walk in the garden of the house of Stephen Hawking, the author took his leave and called him as embodiment of my bravest self. तो उन्होंने बाद में चाय पी उनके साथ, हाफ एन आवर तो हो चुके थे, बट देन स्टीफन हॉकिंग आस्क्ड हिम टू स्टे, ही ऑफर्ड हिम टी, और फिर वो लोग वॉक के लिए गए उनके गार्डन में, मतलब स्टीफन हॉकिंग के घर के, और वो गार्डन इतना बड़ा था जितना बड़ा पार्क होता है, बहुत बड़ा गार्डन था, राइट. और फिर ऑथर ने उनसे लीव लिया, उनसे गुड बाय बोला, और ऑथर कॉल्स स्टीफन हॉकिंग एज एम्बॉडीमेंट. एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, कि अगर मैं सबसे ज़्यादा, मैं मतलब यहाँ पे फिरदौस कंगा अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जब ब्रेव होऊंगा तो वो रिप्रेजेंटेशन है स्टीफन हॉकिंग मेरा. So this is what this particular chapter is all about, and now we are going to look at each page. We are going to understand each page along with question answers in the end. So stay on. We have now come to the first page of A Visit to Cambridge. We'll start with the summary of the page and then we'll move to the content of the page. The Mumbai-based differently abled writer and author Firdaus Kanga had gone to Cambridge, historic city of England, and considered Cambridge as a symbol that showcased the essence of England. तो इंडिया बेस्ड डिफरेंटली एबल्ड मतलब हैंडीकैप्ड जो राइटर हैं, ऑथर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, वो फिरदौस कंगा कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज, राइट. कैम्ब्रिज इज़ अ ब्यूटिफुल, इट्स अ हिस्टोरिक सिटी इन इंग्लैंड, एंड उस कैम्ब्रिज को वो मानते थे कि इट्स अ सिंबल दैट शोकेसेस द एसेंस ऑफ इंग्लैंड. एसेंस का मतलब यहाँ पे है कि जो लाइफस्टाइल है, वैल्यू सिस्टम है, हेरिटेज है, कल्चर है, पीपल है. So in case if you visit Cambridge, it means that it implies that you have visited the entire of England, right? क्योंकि इंग्लैंड के बारे में आपको पता चल गया अगर आपने सिर्फ कैम्ब्रिज सिटी घूम लिया तो. On top of it, in case if you wish to find more about it, you must find out about Cambridge University. It's one of the finest and one of the best universities in the world. राइट. इसीलिए उसको बेसिकली हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी सिटी बोला जाता है इंग्लैंड का. बट हिज व्यू पॉइंट चेंज्ड आफ्टर मीटिंग स्टीफन हॉकिंग अबाउट whom he had forgotten and remembered him suddenly when the guide of the walking tour of the city mentioned the name. मगर इनका जो नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है, व्यू पॉइंट है, वो चेंज हो गया. किसका? मिस्टर फिरदौस कंगा का. आफ्टर मीटिंग स्टीफन हॉकिंग about whom he had forgotten, उनके बारे में भूल गए थे. He did not remember that Stephen Hawking also stays in Cambridge. उनको भूल गया था, right? But उनको तुरंत याद आया, he remembered him suddenly when the guide of the walking tour, जो जिस टूर पे वो गए थे, कैम्ब्रिज में घूम रहे थे, उनके साथ एक गाइड था, राइट, who was telling the significance of the city and all those things. तो उसने जब मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग का नेम, that's when he remembered suddenly, oh, I'm in the city of Stephen Hawking. So now we'll start reading the chapter and we'll start with the first page. So before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people. Extraordinary का मतलब होता है exceptional, amazing, right? Both of them disabled or differently abled, as we now say. So both of them were handicapped, right? तो कौन कौन किस किस की मीटिंग के बारे में यहाँ बात हो रही है? स्टीफन हॉकिंग एंड फिरदौस कंगा.
स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ आवर टाइम. सो उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स बोला जाता है. ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम इन अ व्हील चेयर एंड अलाउज him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine like voice. तो उनको एक फॉर्म ऑफ पैरालिसिस. स्टीफन हॉकिंग इज नो लॉन्गर विद अस इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड. वो जा चुके हैं. सो दिस चैप्टर वॉज रिटन, दिस बुक वॉज रिटन व्हेन ही वॉज वेरी मच अलाइव, राइट. सो ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस. पैरालिसिस होता है जब आपका जो बॉडी है, राइट, वो उसके जो पार्ट्स हैं, जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं, यू कैन नॉट मूव देम. उसको हम पैरालिसिस कहते हैं. उसकी वजह से ही हैज़ गॉट कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, राइट. वो व्हील चेयर पे आ चुके हैं और जिसकी वजह से विच एंड ही कैन ओनली स्पीक, राइट, ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर. और वो बात कैसे कर सकते हैं? ही हैज़ लॉस्ट हिज वॉइस कंप्लीटली बिकॉज ऑफ पैरालिसिस. तो कैसे बात कर सकते हैं? बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर मशीन लगी हुई है, उस पर बटन्स को पंच करते हैं. जैसे अगर मुझे बोलना है आई एम, तो मैं आई प्रेस करूंगा तो वॉइस निकलेगी आई, राइट. ए एम प्रेस करूंगा तो एम, एंड सो ऑन, विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस. तो मशीन लाइक वॉइस कैसे होती है? रोबोटिक वॉइस, बिल्कुल फ्लैट, विथ नो वॉइस मॉड्यूलेशन, नो इमोशंस. फिरदौस कंगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. और फिरदौस कंगा जो हैं वो राइटर हैं, लेखक हैं और जर्नलिस्ट हैं. जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार. आप जर्नलिस्ट ज़्यादातर देखेंगे प्रिंट मीडिया में, जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जो न्यूज़ आती है वो न्यूज़ रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट लिखते हैं, ठीक है ना. और आप जर्नलिस्ट देखेंगे न्यूज़ चैनल्स में, राइट. तो वहाँ भी जर्नलिस्ट होते हैं. तो जो आपका न्यूज़पेपर है, जो आपका मैगजीन्स हैं, वो हो गया प्रिंट मीडिया. और जो आपका रेडियो है, आपका टेलीविज़न है, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट. दोनों जगह आपको जर्नलिस्ट मिलेंगे. तो ये जर्नलिस्ट जो थे, ही वॉज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. कंगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड. तो कंगा जब पैदा हुए तो उनके ब्रिटल बोन्स थे. बोन्स, ब्रिटल बोन्स कहते हैं, बोन्स कहते हैं हड्डी को. सो बोन्स दैट आर हार्ड बट कैन ब्रेक ईजिली. हार्ड तो होती हैं वो बोन्स, हड्डियाँ हार्ड तो होती हैं, बट बहुत जल्दी टूट जाती हैं. तो अगर कहीं भी वो इंसान गिरा तो उसकी बोन्स ऐसी बिल्कुल टूटेंगी, ऐसी ब्रेक होंगी दैट दे कैन नॉट बी मेंडेड, मतलब ठीक नहीं हो सकता है. सो इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन. ऐसे लोगों को बहुत संभल के चलना पड़ता है, राइट. लाइक हॉकिंग, कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. तो कंगा भी व्हील चेयर बाउंड है. The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. तो दोनों अपना जो ये चैप्टर है, जो इंटरव्यू है आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन है. इंटरव्यू तो स्टीफन हॉकिंग का था, मगर जो एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन था, सो दे एक्सचेंज का मतलब हुआ कि दे सिंपली एक्सप्रेस्ड कि व्हाट लाइफ इज वाइल बीइंग इन अ व्हील चेयर. एक व्हील चेयर में बैठ के लाइफ कैसी है. That's what they were discussing, and on how the so-called normal people react to the disabled. और जो नॉर्मल लोग हैं, एबल बॉडीड लोग हैं, आप और हम जैसे, वो डिसेबल्ड जो हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके तरफ कैसा रिस्पॉन्स रखते हैं, कैसा रिएक्शन रखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट नाउ. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड. सो मेटाफर यहाँ पे है सिंबल और रिप्रेजेंटेशन, राइट. उसका मतलब है मेटाफर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में. और मेटाफर अगर आप फिगर ऑफ स्पीच में देखेंगे तो सिमिलीज एंड मेटाफर्स के बारे में पढ़िएगा. फॉर इंस्टेंस, ही इज अ लायन हार्ट और ही इज अ लायन, दैट्स अ मेटाफर, राइट. क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. एक इंसान के लिए मैं उसको बोल रहा हूँ लायन, अलग अलग चीज़ें हैं, बट देन दे हैव समवॉट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. अब पहले जब ये आए थे वहाँ पे तो इनको याद था क्या कि भैया जो
इंग्लैंड जो कैम्ब्रिज है that simply carries the essence of England, entire England. So Cambridge is the representation of entire England. But it got changed, right? When I left, it had become altogether something else, means it had changed because I had met Stephen Hawking there. So after meeting Stephen Hawking, his perspective got completely changed. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he is at the university. So ये कैम्ब्रिज गए हुए थे इस हिस्टोरिक सिटी में, एंड वाइल दे वर टेकिंग अ वॉकिंग टूर, तो ये तो व्हील चेयर पे थे, उनके साथ गाइड था. तो गाइड ने मेंशन किया अबाउट स्टीफन हॉकिंग. ही सेज, ओ पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, मतलब उनकी डिसेबिलिटी का जो एक्सटेंट है वो और बढ़ चुका है, राइट. दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर. वर्दी सक्सेसर कहते हैं समवन हाईली डिजर्विंग हु कैन कंटिन्यू द रोल, राइट. मान लीजिए कोई एक राजा है, उसका सक्सेसर उसका राजकुमार होगा या कोई भी, राइट. तो ऐसे ही जो सर आइजैक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम्स, उसका वर्दी सक्सेसर किसको माना जाता था? स्टीफन हॉकिंग को. एंड whose chair he has at the university. तो कौन सी यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. चेयर का मतलब हुआ जो उनकी जगह थी आइजैक न्यूटन की, सर आइजैक न्यूटन की, वो जगह इस टाइम पे स्टीफन हॉकिंग के पास थी. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, right? So मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना. क्या स्टार्ट किया? जो टूर था वो स्टार्ट हुआ, और मैं कंप्लीटली भूल चुका था कि ये पर्टिकुलर जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, राइट, हु इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. उन्होंने एक बुक भी लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर. ही लिव्ड हियर. सो दिस गाय, that is Mr. Firdaus Kanga, the journalist and the author, the writer, he had completely forgotten that he is in the city of Stephen Hawking, or he is in the city where the astrophysicist किसको कहते हैं? Scholar of astrophysics, and astrophysics है branch of physics dealing with stars, planets, etc. तो उसको हम cosmologist भी कह सकते हैं, right? So जो completely बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अमेजिंग है, इनक्रेडिबल है, बट कंप्लीटली पैरालाइज्ड. कंप्लीटली पैरालाइज्ड का मतलब हो गया हु हैज़ टोटल लॉस ऑफ मसल कंट्रोल. जो भी मसल्स हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, एंड नो कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स. जिन बॉडी पार्ट्स पे पैरालिसिस का इम्पैक्ट आया है उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है. द चैप्टर इंट्रोड्यूसेस स्टीफन हॉकिंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट astrophysicist, at the same time the author of a book titled A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, and he lived in Cambridge. So best sellers का मतलब होता है टॉप सेलर, जिसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज अराउंड द वर्ल्ड बिकी हों, राइट. So first and foremost we are going to read out the summary of this particular page, and then we'll jump to the content, right, of this entire page. So the world knows Stephen Hawking as exceptionally talented physicist and cosmologist who had authored the book A Brief History of Time, which was quite popular. तो दुनिया कैसे जानती है स्टीफन हॉकिंग को? किस नाम से जानती है या किस तरह से जानती है? एज अ टैलेंटेड, एक्सेप्शनली टैलेंटेड, वेरी ब्रिलियंट, राइट, फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट हु हैड ऑथर्ड द बुक, जिन्होंने बुक किताब लिखी है titled A Brief History of Time, which was quite popular, one of the best sellers थी, right, top sellers थी. Firdaus Kanga telephones the scientist's residence, मतलब house, and gets an appointment of half an hour from his assistant for the next day. तो फिरदौस कंगा को जैसे याद आता है, and after the tour he gives a call to the residence of the scientist, और उनको हाफ एन आवर का टाइम मिल जाता है. दो ही आस्क फॉर 10 minutes, merely 10 minutes, बट हाफ एन आवर का टाइम मिल जाता है द नेक्स्ट डे फ्रॉम 3:30 PM to 4 PM फ्रॉम हिज असिस्टेंट. किसके असिस्टेंट? फ्रॉम द असिस्टेंट ऑफ स्टीफन हॉकिंग.
The next day, he reaches his residence, and Stephen Hawking spoke to him using the computer machine and expressed that he was not brave but accepted the reality and decided to live creatively. The next day, वो पहुंचते हैं as per the schedule at 3:30 p.m. रेजिडेंस पे, घर पे स्टीफन हॉकिंग के. एंड स्टीफन हॉकिंग कॉन्वर्स्ड विथ हिम यूजिंग द कंप्यूटर मशीन एंड ही एक्सप्रेसेस, वो बोलते हैं कि मैं कभी ब्रेव नहीं था, आई वॉजंट करेजियस, राइट, बट मैंने जो रियलिटी है, बिकॉज आई had got paralyzed and he got paralyzed after an age of 21. तो जो मुझे पैरालिसिस हुआ वो भी कंप्लीट पैरालिसिस हो गया. मैंने उस रियलिटी को, जो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट मैंने लाइफ को क्रिएटिवली लीड किया. So that's what this particular page is all about, and now we will read out the entire page and try to understand it in a better way. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. So जैसे ही walking tour खत्म हुआ कैम्ब्रिज का, he hurriedly went to a phone booth. Who? That is Firdaus Kanga. And almost tearing the cord. Tearing का मतलब breaking. Phone cord होता है the wire that connects a landline telephone's handset to its base, allowing for voice communication. तो अभी के टाइम पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, बट देन पहले लैंडलाइन कॉल्स फ़ोन्स होते थे. तो उसका जो हैंडसेट है, उसको जो कनेक्ट करता है उसके बेस के साथ ताकि वॉइस आ पाए, उसको हम कॉर्ड कहते हैं, फ़ोन कॉर्ड कहते हैं. एंड आई विल शो इट टू यू. आई हैव गॉट वन ऑफ द इमेजेस एज वेल, राइट. आई एम गोइंग टू शो इट टू यू. सो इतनी हरिडली जाते हैं, और कौन? फिरदौस कंगा. फ़ोन बूथ में, फ़ोन बूथ क्योंकि एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लोज होता है वो, ठीक है ना, तो उसमें से खींचते हैं फ़ोन को, और ऐसा लगता है ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाता है उसका कॉर्ड, क्योंकि इतना एक्साइटेड होते हैं, इतने हरिडली वे में वो जाते हैं, ठीक है ना, इतनी क्विक वे में जाते हैं. There was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. तो जब ये कॉल करते हैं स्टीफन हॉकिंग के रेजिडेंस पे, हाउस पे, बीइंग अ पॉपुलर साइंटिस्ट, उनका नंबर इनको मिल चुका होता है, तो उनका असिस्टेंट कॉल को रिसीव करता है, एंड ये अपने को बोलते हैं, अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट आई हैव कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन. और मैं आया हूँ अपने, जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ब्रिटेन में, राइट, उसके बारे में लिखने के लिए, और मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ, राइट. अब उसको लगता है असिस्टेंट को, जो ये बड़ा फनी वे में लिख रहे हैं, कि परहैप्स, मे बी, ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे. तो उसको, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगा, किसको? असिस्टेंट को, कि मैं ऑल द वे मैं मूव करता हुआ व्हील चेयर में आया हूँ इंडिया से. आप समझिए, इंडिया से इंग्लैंड की दूरी जो है, डिस्टेंस है, इट्स ऑलमोस्ट 7,000 to 8,000 kilometers, राइट. सो दैट इज़ फनी. एनीवे, I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. अब इन्होंने बोला कि आई एम विलिंग टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, और 10 मिनट का टाइम मांगते हैं, ठीक है. अब उनको हाफ एन आवर का मिल जाता है, और टाइम क्या मिलता है? 3:30 to 4, 3:30 से 4, 3 p.m. to 3:30 p.m. to 4 p.m. the next day. And suddenly I felt weak all over. और तुरंत मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगता हूँ, कमज़ोर फील करने लगता हूँ. एवरीवेयर, ऑल ओवर मीन्स एवरीवेयर. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. जैसे जैसे जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, ठीक है ना, सो वो फेड अप हो जाते हैं, जो अपने लिए लिख रहे हैं. फेड अप का मतलब टायर्ड, थक जाते हैं. जब पीपल कीप आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जब लोग उनको बोलते रहते हैं करेजियस बनो, ब्रेव बनो, राइट, एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, कि ऐसा लगता है मेरे पास करेज का एक अकाउंट है. जैसे हमारे बैंक अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होते हैं, पैसों के लिए अकाउंट होता है, ऐसे मेरे पास करेज के लिए अकाउंट है. और हम बहुत लेजी हैं, वी आर टू लेजी, बहुत ज़्यादा आलसी हैं कि हम उसमें से करेज निकाल नहीं पा रहे हैं टू ड्रॉ चेक, ठीक है. कहाँ से करेज लेके आएंगे? द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज. क्या आपको स्ट्रेंथ देता है, क्या आपको स्ट्रांग बनाता है? ऐसे डिसेबल्ड लोगों को, टू सी समबडी लाइक यू. वो भी जो लोग डिसेबल्ड हैं,
and achieving something huge, and who have achieved something big, huge का मतलब big, then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. और आपको तब लगता है एज अ डिसेबल्ड पर्सन, राइट, कि क्या कुछ पॉसिबल है, हाउ मच इज पॉसिबल, व्हाट ऑल इज पॉसिबल, एंड यू रीच आउट फर्दर, you reach out to a greater distance, further का मतलब greater distance than you ever thought you could. इतना आपने इमेजिन भी नहीं किया होता है, मगर आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं. और कैसे स्ट्रेच करते हैं? जब आप किसी ऐसे डिसेबल्ड इंसान से मिलते हैं या देखते हैं और इंस्पायर्ड होते हैं जिसने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है. ही और शी हैज़ मेड समथिंग बिग इन लाइफ. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. So स्टीफन हॉकिंग से जब ये मिलते हैं मिस्टर फिरदौस कंगा, so that's when it starts, and Stephen Hawking says, I have not been brave. मैं कभी brave नहीं था, courageous नहीं था, right? Strong वैसा नहीं था. Said his disembodied computer voice. Disembodied कहते हैं existing without a body. तो क्या वो वॉइस उनकी बॉडी में से निकल रही थी? नहीं, तो कंप्यूटर वॉइस थी. आई हैव हैड नो चॉइस. मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, राइट? बिकॉज what was happening to him, what was happening to Stephen Hawking and other disabled people, that's beyond their control. उनके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं होती है, राइट? ये जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है, किसी के कंट्रोल में नहीं होती है. पीपल ट्राई टू गेट इट क्योर्ड, उसका ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं, बट it gets cured completely, that depends on the mercy of God, right? Anyway, surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. So ये कहते हैं कि जो फिरदौस कंगा हैं कि certainly, surely means certainly. I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. कि जो उन्होंने क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिवली मतलब इन एन इमेजिनेटिव वे, राइट? आप अगर साइंटिस्ट्स को देखेंगे, आर्टिस्ट्स को देखेंगे, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं. वो इमेजिनेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, राइट? वो सोचते हैं, अब मान लीजिए जैसे एरोप्लेन बना, किसी ने सोचा होगा कि यार हवा में हम उड़ें, कैसे उड़ सकते हैं, हाउ कैन वी टेक अ फ्लाइट. सो दे हैव क्वाइट इमेजिनेटिव एंड इमेजिनेटिव बियॉन्ड देयर टाइम. टाइम से बहुत आगे चलते हैं ये लोग, ठीक है? लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी. डिसइंटीग्रेटिंग मतलब फॉलिंग टू पीसेस, जो खराब होती जा रही है, राइट? मगर उस बॉडी के साथ भी ही लिव्ड क्रिएटिवली, बहुत इमेजिनेशन के साथ, बहुत खूबसूरत वे में, राइट? वो रहे वो, एंड इट वॉज अ चॉइस एक्चुअली, राइट? बट आई केप्ट क्वाइट because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. But this guy, that is Mr. Firdaus Kanga, the journalist as well as the writer, right? He kept quiet. Quiet ka matlab silent. Why? Because he was feeling guilty. He was feeling that I'm at fault. मैं गलत कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि every time I spoke to him, forcing him to respond. अब जब भी मैं बोलता था, अब ये तो बोल सकते थे मिस्टर फिरदौस कंगा, बट स्टीफन हॉकिंग को प्रॉब्लम हो रही थी कि जब उनको आंसर देना है तो ही हैज़ टू पंच सो मेनी बटन्स ऑन द कंप्यूटर मशीन इन ऑर्डर टू गिव हिज आंसर इन अ कंप्यूटर लाइक वॉइस और इन अ मशीन लाइक वॉइस. There he was tapping the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. His long pale fingers, right? अब इनको जब जवाब देना होता था, जैसे ये पूछते थे या कोई भी पूछता है, तो उनको बेचारे को, स्टीफन हॉकिंग को, he has to tap at the little switch in his hand. उनके हाथ में एक स्विच था, बिकॉज आपको मैं इस चीज़ में बता दूं कि he was on a motorized wheelchair, ऐसी wheelchair जो मोटर से चलती है, राइट? You don't have to drag it manually, ठीक है? फिजिकल वर्क से नहीं, मतलब आपको फिजिकल लेबर नहीं लगाना पड़ता है, मोटर से चलती है. तो उसमें बहुत सारे फीचर्स भी थे. अब उसमें स्विच था. अब वो कंप्यूटर के में जाते थे, वर्ड्स को ढूंढते थे, पहले लेटर्स को ढूंढना, वर्ड्स को ढूंढना, बिकॉज उनके इतना मूवमेंट ही रह गया था. सिर्फ फिंगर्स का थोड़ा बहुत मूवमेंट था उनका, बाकी सारा मूवमेंट खत्म हो गया था, राइट?
पेल फिंगर्स कहते हैं व्हेन योर फिंगर्स टर्न ब्लू, रेड और वाइट एज द ब्लड फ्लो इज लिमिटेड. आपके हाथ में, आपकी फिंगर्स में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, तो आपकी फिंगर्स पेल हो जाती हैं. एवरी सो ऑफ्टन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन. और इतना ज़्यादा होता था कि सो ऑफ्टन, राइट, ज़्यादातर टाइम हिज आईज वुड शट, शट का मतलब क्लोज, इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन. फ्रस्ट्रेटेड का मतलब इन डिस्ट्रेस, अनोयंस, बहुत ज़्यादा, मतलब जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. एंड एग्जॉशन इज टायर्डनेस. अब आप सोचिए एक कंप्यूटर मशीन पे बार बार आपको ढूंढना है लेटर्स, एंड व्हाट यू विश टू एक्सप्रेस यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट कंप्लीटली, बिकॉज आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, उसके बाद आपको पंच करना है, तब वो वॉइस निकलेगी. And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences, stiff as corpses. और मैं उनके opposite बैठा था, उनके सामने बैठा हुआ था. I could feel his anguish. मैं उनका जो pain है, anguish का मतलब pain, मैं उसको समझ पा रहा था, right? The mind buoyant with thoughts. तो mind जो उनका है, किसका? स्टीफन हॉकिंग का. इट वॉज बॉयंट विद थॉट्स, इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट. इतने सारे खूबसूरत और अमेजिंग थॉट्स थे उनके दिमाग में, राइट, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. बट जो निकल रहा था मशीन के थ्रू क्या था? फ्रोजन फ्रेजेस, दैट इज फिक्स्ड, इमोबाइल. ठीक है, मतलब कोई उसमें इमोशंस नहीं थे, कोई उसमें क्रिएटिविटी नहीं थी. ही कुड नॉट ऐड फ्लेवर टू इट. वो तो जो वो पंच कर रहे थे बस उतना ही निकल पा रहा था. स्टिफ एज कॉप्सेस. स्टिफ एज कॉप्सेस मतलब रिजिड, लाइफलेस, अननेचुरल. कॉप्सेस हमको पता है डेड बॉडीज, राइट. और जब आपने देखा होगा कोई मर जाता है, समवन हु डाइज, उनकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है, वैसे इट कैन नॉट मूव, राइट. तो बिल्कुल लाइफलेस हो जाती है. तो वैसे ही सेंटेंसेस उनके निकल रहे थे, वैसे ही फ्रेजेस उनके निकल रहे थे, जबकि अंदर उनके माइंड में इतने खूबसूरत से थॉट्स थे. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. तो ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, राइट, a lot of people feel that way, that जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, दे आर क्रॉनिकली अनहैप्पी. सो वो लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे समय के लिए वो अनहैप्पी होते हैं, ना खुश रहते हैं, डिससैटिस्फाइड रहते हैं. आई सेड, मतलब फिरदौस कंगा सेड, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ. वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सही बात नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू. आर यू ऑफ्टन लाफिंग इनसाइड? क्या आप ज़्यादातर अंदर हंसते हैं इन बातों को लेके? व्हेन पीपल से दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी. Coming to the summary of the next page, Stephen Hawking expressed that it is entertaining when people consider me inferior. So Stephen Hawking express करते हैं कि it is entertaining, it is funny, it is humorous, right? When people consider me inferior, that is when people patronize me. His first sight was awful. तो जब आप पहली बार स्टीफन हॉकिंग को देखेंगे तो उनका जो फर्स्ट साइट है, फर्स्ट ग्लिम्स है, that is awful, that is horrifying. राइट, शॉकिंग है. हिज हेड वॉज बेंड फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन टू वन साइड. उनका जो सर है एक साइड पे बेंड हुआ है. नॉर्मल पोजिशन पे हमारा जो हेड है वो मिडिल में रहता है, तो इट इज़ बेंट ऑन वन साइड, एक साइड पे झुका हुआ है. हिज लेग्स वर वेरी थिन. तो वेस्टेड लेग्स हैं, मतलब लेग्स बहुत थिन हो चुके हैं, विथ नो कंट्रोल, हार्डली एनी मसल्स लेफ्ट. बट आईज सेइंग समथिंग बिग. बट जो उनकी स्पार्कलिंग आईज हैं, दे हैव अ लॉट टू से. Something big, something urgent, right? But his inner glow is evident and made the author believe that we are all our souls existing forever and body is almost irrelevant. अब जो उनका inner glow है, जो inner light है, that is evident, right? And author जो है वो eternal souls में बहुत ज़्यादा believe नहीं करता था, right? Eternal souls मतलब which are existing forever. हम कहते हैं जो एनर्जी है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एंड अगेन स्पिरिट्स और सोल्स आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो वो भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, ठीक है. मगर ये जो ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ही नेवर बिलीव्ड मच इन टू इट. बट देन दिस टाइम ही थॉट दैट
we all are souls existing forever and body is almost irrelevant. बॉडी हमारी क्या है, हमारा एक टेम्परेरी, हमारी स्पिरिट के लिए, हमारी सोल के लिए एक हेवन है, एक प्लेस है. ये ख़त्म हो जाएगा, स्पिरिट कभी ख़त्म नहीं होगी, राइट. और जो इनर ग्लो है, वही हमारी जो लाइट है, वही हमारी असली पहचान है, राइट. दैट स्टेज ऑन फॉर एवर इन दिस यूनिवर्स. Stephen Hawking expresses that nothing is good about being disabled and agreed to the point made by the author that there is kindness in the world, but to what extent the author could not determine. Stephen Hawking कहते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं कि डिसेबल होने में कुछ भी अच्छा नहीं है, राइट. आप अगर हैंडीकैप हैं तो उसमें क्या अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है. एंड when the author said that there is kindness in the world, mercy है दुनिया में, लव है, अफेक्शन है, काइंड हार्टेड लोग हैं, सो ही अग्रीड टू इट. हु? स्टीफन हॉकिंग. बट टू वॉट एक्सटेंट द ऑथर कुड नॉट डिटर्मिन. बट कितना वो मानते थे उस चीज़ को कि काइंडनेस है दुनिया में, ये पता कर पाना बहुत मुश्किल था. बिकॉज his body was hardly moving and so were his facial expressions and all those things. So it was very difficult to understand what was going on in his mind. उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये समझ पाना मुश्किल था. The conversation filled happiness and hope in the author's heart. तो जो conversation इन लोग की चल रही थी, उसने बहुत सारी happiness and hope, right, author के, that is फिरदौस कंगा के दिल में भर दी. So let us now look at the page and we are going to read it all. About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. अब जब उन्होंने पूछा कि मतलब do you often laugh within when people say, most of the people say that disabled people are chronically unhappy. तो इन्होंने 3 मिनट लिया. Then he responded, I find it amusing when people patronize me. I find it entertaining. Amusing means entertaining. When people consider me as inferior, right? अब inferior क्यों? वैसे तो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, बट ऑफ कोर्स जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसकी वजह से देयर माइट बी सम पीपल हु माइट बी थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स. एंड यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क. और ये पूछते हैं कि क्या आपको गुस्सा आता है? डज इट अनॉय यू, डज इट इरिटेट यू व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क. कि मुझ जैसा कोई आ जाता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब कर देता है, राइट. The answer flashed, yes. Then he smiled his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तो जब ये पूछते हैं कि मुझ जैसे लोग जब आ जाते हैं आपके पास तो आपको डिस्टर्ब होता है, आपको मतलब इरिटेटिंग लगता है या आप इरिटेट होते हैं. सो आंसर फ्लैश होता है कंप्यूटर स्क्रीन का, मतलब आता है वॉइस लाइक मशीन लाइक वॉइस, येस. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल. देन वो एक लॉप साइडेड स्माइल देते हैं, एक साइड की स्माइल देते हैं क्योंकि उनका हेड जो है एक साइड पे बेंट है. एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल. और इनको ये समझ में आता है फिरदौस कंगा को, विदाउट बीइंग इमोशनल. सेंटिमेंटल का मतलब इमोशनल, और सिली. सिली का मतलब शोइंग लैक ऑफ कॉमन सेंस, बुद्धू इन अ वे. that I was looking at one of the most beautiful men in the world. कि मैं एक दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी को देख रहा हूँ. A first glimpse of him is shocking because he's like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. तो उनका जो पहला साइट है, पहला ग्लैंस है उनके ऊपर, that is shocking, that is awful, that is horrifying. ठीक है, बड़ा बुरा सा है, ठीक है ना, जब आप पहली बार उनको देखेंगे तो. बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. बिकॉज ऐसा लगता है कि एक फोटो, स्टिल फोटोग्राफ का मतलब होता है विच डज नॉट मूव, राइट, विच इज़ एन ऑर्डिनरी इमेज. अगर आप देखेंगे वीडियोज़ या रील्स या शॉर्ट्स मूव करते हैं, राइट, मगर इमेज क्या होती है, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी इमेज, बिल्कुल स्टिल होती है. जितनी भी उनकी पिक्चर्स हैं मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, राइट, अगर आप इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो सारी इमेजेस 3 डिमेंशनल हो गई हैं, राइट, 3D हो गई हैं. ठीक है, 3 साइड से, 3 डिमेंशन से. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प. फिर आप देखेंगे कि उनका जो हेड है वो ट्विस्टेड है, राइट. ट्विस्टेड साइडवेज मतलब टर्न फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन. नॉर्मल पोजीशन बीच की होती है, मिडिल की होती है, वो एक साइड पे ट्विस्टेड है,
राइट, एक साइड पे टर्न्ड है, राइट, इनटू अ स्लम्प, मतलब स्लम्प का मतलब सिंक हो गया है, बिल्कुल गिरा हुआ है, कोलैप्स्ड है, ठीक है. द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट. The wasted legs, you look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. और उनका जो टॉर्सो है, टॉर्सो का मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, वो क्या है, वो श्रंक हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट. उन्होंने एक पेल ब्लू शर्ट पहनी हुई है, राइट, विच इज फेडिंग इन अ वे. द वेस्टेड लेग्स का मतलब क्या हुआ, द लेग्स विच आर गोइंग वेरी थिन नाउ, राइट, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके ऊपर से जो मसल्स वगैरह हैं वो जाती जा रही हैं, राइट. यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, और आप उनकी आंखों में देखेंगे तो ऐसा लगता है दैट दे आर स्पीकिंग, एंड दे आर स्पीकिंग स्टिल, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. और उनकी जो आंखें हैं वो कुछ बड़ी चीज़ बोल रही हैं, ठीक है ना, कुछ बड़ी चीज़ों के बारे में, अर्जेंट चीज़ों के बारे में बोल रही हैं. बट इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटर्मिन वॉट, समझ ही में नहीं आएगा आपको. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. बट आप हिल जाएंगे, शेक हो जाएंगे, राइट, ट्रेम्बल हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, क्योंकि आपने ऐसी कुछ चीज़ देखी है दैट यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जो आपको लगा होगा मैं कभी देख ही नहीं सकता हूँ. एंड वॉट इज दैट? बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर worn so thin you glimpse only the light inside. अब आपके सामने क्या है, अगर हम स्टीफन हॉकिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपके सामने एक लैंटर्न है, राइट, लालटेन जिसे हम कहते हैं, जिसकी जो वॉल्स हैं, जो आउटर उसका कवर है, दे आर worn, मतलब डैमेज्ड है, सो थिन, और बिल्कुल पतली हो गई है, उसकी लेयर बिल्कुल पतली हो गई है, दैट यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, कि आप ग्लैंस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो अंदर की लाइट है. इज द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन. इनकैंडिसेंस मतलब इनर ग्लो, जो अंदर का ग्लो है, अंदर की लाइट है, वो इस आदमी में दिख सकती है. द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट्स ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज. और ये जो बॉडी है उनकी, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, मतलब इट हैज़ नॉट गॉट मच ऑफ अ यूज, राइट, एंड इट एग्जिस्ट्स ओनली लाइक अ केस. वो बस एक स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट, या केस बना हुआ है, आउटर एक लेयर बनी हुई है, मेड ऑफ शैडोज. सो शैडो कहते हैं अ डार्क एरिया और शेप प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी कमिंग बिटवीन रेज ऑफ लाइट एंड अ सरफेस, जिसको हम परछाई भी कहते हैं, राइट. सो ये कहता है कि स्टीफन हॉकिंग को देख के, क्योंकि वो इतने थिन हो चुके हैं, उनकी बॉडी इररिलेवेंट है, बट अंदर का जो उनका इनर ग्लो है वो दिखाई देता है. समझ में आता है कि सचमुच इटर्नल सोल्स हैं, और जो हमारी सोल्स हैं वो इटर्नल हैं, और ये जो बॉडी है वो इररिलेवेंट है, ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है. दैट इज सिंपली एन आउटर केसिंग, आउटर लेयर, राइट. So that I know believer in eternal souls know that this is what each of us is, everything else an accessory. तो ये जो ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा ये बिलीव नहीं करते थे इटर्नल सोल्स में, मतलब सोल्स आर देयर फॉर एवर. नो दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़. उनको लगता है कि हम सारे ऐसे ही तो हैं, हम सभी के अंदर एक इनर ग्लो है, एक लाइट है, और ये जो बॉडी है ये सिर्फ एक, मतलब एक केस है हमारा, बाहर का एक स्ट्रक्चर है, दैट्स इट. एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी. जो बाकी चीज़ें हैं, बॉडी, बाकी चीज़ें जो भी हैं, वो एक एक्सेसरी हैं, वो एक्स्ट्रा है, वो एड ऑन है, उनका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. अब ऑथर ने उनसे पहले पूछा था कि what do you think, what is the best thing about being disabled? क्या आपको लगता है क्या सबसे अच्छी चीज़ है हैंडीकैप होने में, राइट? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. और उसका आंसर आता है स्टीफन हॉकिंग की तरफ से, मुझे नहीं लगता कुछ भी अच्छा है, कुछ भी बहुत अच्छा है डिसेबल्ड होने में, हैंडीकैप होने में, डिफरेंटली एबल्ड होने में. I think I said you do discover how much kindness there is in the world. अब ऑथर आगे कहते हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, राइट, इन अ काइंड ऑफ एन इंटरव्यू, वो बोलते हैं कि मुझे लगता है, आई थिंक
यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि आप भी डिस्कवर करते हैं, आप भी अनफोल्ड करते हैं कितनी काइंडनेस है दुनिया में, राइट? कितना मर्सी है, कितना लव है, अफेक्शन है, राइट? Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. अब वो येस तो बोलते हैं, मगर ये डिसएडवांटेज था उनके वॉइस सिंथेसाइजर का. वॉइस सिंथेसाइजर मतलब जो वॉइस उनका कम्युनिकेटर था, राइट? जो वॉइस ट्रांसमीटर था. क्योंकि वो कुछ भी कन्वे नहीं कर पाता था, वो कुछ भी पास ऑन नहीं कर पाता था. कन्वे का मतलब टू पास ऑन. इट कुड नॉट कन्वे इन्फ्लेक्शन, दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, दैट इज द वॉइस मॉड्यूलेशन. जैसे हमारी आवाज़ ऊपर जाती है, नीचे आती है, कंप्लीटली फ्लैट था. नो शेड्स और टोन, कोई भी उनकी टोन कंप्लीटली फ्लैट थी, कंप्लीटली मैकेनिकल थी, रोबोटिक थी. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विथ मी. और ऑथर को नहीं समझ में आता है कि कितना इंटरेस्ट के साथ, कितना एनर्जी के साथ उन्होंने हाँ बोला. दैट देयर इज काइंडनेस इन द वर्ल्ड. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. So each time, every time मतलब each time, हर बार जब वो अपनी चेयर में शिफ्ट होते थे और अपना रिस्ट को टर्न करते थे, अपनी कलाई को टर्न करते थे टू सी द वॉच, इनफैक्ट टू सी द टाइम. और ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? फिरदौस कंगा के बारे में. अब अगर आप देखिए तो जो स्टीफन हॉकिंग है, उनका सर एक साइड स्लम्प हुआ है. ही कैन हार्डली मूव एक्सेप्ट फॉर उनकी जो थोड़ी सी फिंगर की मूवमेंट्स थी इन ऑर्डर टू पंच द बटन्स ऑफ अ कंप्यूटर मशीन. उसके अलावा उनके पास कोई मूवमेंट बचा ही नहीं था. ही वॉज कंप्लीटली पैरालाइज्ड. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब जो ये फिरदौस कंगा हैं, ये व्हीलचेयर बाउंड ज़रूर थे, मगर फिर भी ही स्टिल हैड मूवमेंट इन द व्हीलचेयर. सो आई शिफ्टेड इन माई चेयर. उन्होंने अपना पोजीशन बदला, अपना रिस्ट को टर्न किया टू वॉच द टाइम. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट. इनको था कि मुझे 30 मिनट मिले हुए हैं स्टीफन हॉकिंग के साथ. लेट मी मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ. मुझे बहुत रिलीफ मिला, बहुत आराम मिला, कंफर्ट मिला. किस बारे में? एंड एक्सिलरेशन मतलब हैप्पीनेस, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, कि मेरी बॉडी फिर भी बहुत कुछ कर सकती है. हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. ये बहुत कम मैटर करता था, बहुत कम इसका रेलेवेंस था कि मैं कभी वॉक नहीं कर पाऊंगा, कभी इवन खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा. बट स्टिल आई हैड सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन माई बॉडी. एंड लुक एट स्टीफन हॉकिंग. ही कुड हार्डली मूव हिज आईज और हिज फिंगर्स, नथिंग मोर देन दैट. We have now reached the last page, and before reading the contents of the page, let us look at the summary of the page. The author told the scientist that he was an inspiration to him, and on asking, the latter mentioned that this appreciation was in no way helpful. So author कहते हैं कि scientist को, that is Firdaus Kanga, tells Stephen Hawking that he is an inspiration to him. He is an ideal to him. He is a role model to him. एंड जब वो पूछते हैं, कौन? फिरदौस कंगा, किससे? लैटर से. मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए लैटर बोला जा रहा है कि ये जो अप्रिसिएशन है, जो आपका एडुलेशन है, आपको एक्कोलेट्स मिलते हैं, प्रशंसा मिलती है, आपको बहुत सारा सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, इज इट हेल्पफुल? सो द साइंटिस्ट सेज दैट इट इज़ इन नो वे हेल्पफुल टू मी. किसी भी फॉर्म में हेल्पफुल नहीं है मेरे लिए. On asking, Stephen Hawking advised differently abled people to focus on what they are good at. So the author, the journalist, asks that, do you have any message for the differently abled people? So he says, that is Stephen Hawking says that they should focus, they should concentrate on what they are good at. He offered tea and showed author his garden, which was as big as a park. तो हाफ एन आवर हो चुका था, मगर फिर भी उन्होंने टी ऑफ़र किया स्टीफन हॉकिंग ने फिरदौस कंगा को. एंड देन ही ऑल्सो टुक हिम फॉर
tour to his garden, right, which was as big as a park, बिल्कुल park जितना बड़ा था. The author took leave after an hour and considered the scientist to be the representation of his most courageous form. तो 1 घंटे बाद ऑथर चले जाते हैं और साइंटिस्ट को, दैट इज स्टीफन हॉकिंग को, अपना मोस्ट करेजियस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, उसका एक सिंबल मानते हैं, एक टैंजिबल फॉर्म मानते हैं, राइट. कौन मानता है? फिरदौस कंगा. किसको? स्टीफन हॉकिंग को. सो नाउ लेट अस रीड द पेज. I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help him? तो ये जो ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिरदौस कंगा, बोलते हैं कि आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है बियॉन्ड क्लीशे. क्लीशे एक फ्रेज या आइडिया होता है विच इज़ यूज्ड सो मच दैट इट लूजेज इट्स मीनिंग. उसका मीनिंग ही खत्म हो जाता है, इतनी बार उसको यूज़ किया जाता है. जैसे फॉर इंस्टेंस हम बोलें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इतनी बार उसका यूज़ किया जाता है कि उसको हम क्लीशे कहते हैं, बहुत बार यूज़ होने वाला. इसका मीनिंग, जिसका रेलेवेंस, मीनिंग तो स्ट्रांग होता है बट उसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो जाता है. तो ये पूछते हैं कि इतना आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, डज दिस थॉट हेल्प यू? क्या ये थॉट आपको हेल्प करता है? नो, ही सेड. कौन? स्टीफन हॉकिंग. एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क. और ये ऑथर सोचते हैं क्या यार मैं क्या बेवकूफ़ हूँ दैट आई आस्क दिस opposed this question. When a body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. तो वो सोचते हैं कि जब आपकी बॉडी इज़ अ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है दैट इज़ बीइंग फ्राइटेंड ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बिल्कुल एक क्लोज स्पेस है और बहुत ज़्यादा उसमें डर लग रहा है, राइट. एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे. और जो आपकी वॉल्स है, मतलब जो आपका बॉडी है, वो श्रिंक होती जा रही है डे बाई डे, नैरो होती जा रही है. इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन. तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है कि बाहर के कई लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको एड्यूलेट करते हैं, आपको एक्कोलेट करते हैं, एंड दे आर थिंकिंग ओ यू आर स्टिल अलाइव. ब्रीदिंग स्टिल मीन्स यू आर स्टिल अलाइव. It doesn't help, right? Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? अब ये फिरदौस कंगा स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं that do you have any piece of advice for the differently abled people to make their lives better? They should concentrate on what they are good at. So they should focus on what they are good at. जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उस पर फोकस करें. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. वो कहते हैं मुझको ऐसा लगता है कि जो पैरालंपिक्स हैं, जो डिसेबल्ड के ओलंपिक्स होते हैं, गेम्स होते हैं, ये दे आर वेस्ट ऑफ टाइम. दे सिंपली स्क्वांडर टाइम, दे वेस्ट द टाइम. I know what you mean. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was and how gleefully I had unstringed it one night. ऑथर को याद आ जाता है कि बात तो सही है, राइट, कि उनको याद आता है कि मैंने एक बार स्पेनिश गिटार बजाने का, स्ट्रम करने का सोचा, सीखने के लिए सोचा, विच वॉज कंसिडरेबली लार्जर. कंसिडरेबली मतलब वेरी मच, अ ग्रेट डील, बहुत बड़ा था, उनकी साइज से बहुत बड़ा था. एंड वन नाइट ही अनस्ट्रिंग्ड इट. उसके जो स्ट्रिंग्स थे वो सारे निकाल दिए, एंड दैट टू हैप्पीली, वेरी हैप्पीली. ग्लीफुली मीन्स वेरी हैप्पीली, राइट. The half an hour was up. I think I have annoyed you enough. I said grinning, thank you for. So अब half an hour हो चुका था. ऑथर कहते हैं कि मैंने आपको बहुत परेशान कर लिया. I have annoyed you enough. मैंने बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर लिया, बहुत ज़्यादा तंग कर लिया. I said grinning, thank you for. Right? Grinning का मतलब होता है smiling broadly. और अब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है. थैंक यू फॉर का मतलब वो कहना चाहते हैं कि थैंक यू फॉर योर टाइम. वो बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग स्टे, रुको. आई वेटेड. हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, राइट. वो रुक जाते हैं और अब स्टीफन हॉकिंग ऑफर करते हैं कुछ चाय और कहते हैं कि आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखा सकता हूँ. द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क.
तो गार्डन जो था, जो बगीचा था, वो पार्क जितना बड़ा था, बहुत बड़ा बगीचा था. But Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. तो बड़ा, बहुत बड़ा पार्क जैसा था, मगर स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, हर एक इंच पे वो चलते रहे. रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर. रम्बलिंग मीन्स रोरिंग, बूमिंग, मूविंग, राइट. वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे. डॉज का मतलब होता है अवॉइडेड, कि कहीं कोलिजन ना हो जाए, कहीं भिड़ ना जाए, कहीं लड़ ना जाए दोनों व्हील चेयर्स. वी कुड नॉट टॉक वेरी मच. बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाती है. द सन मेड हिम साइलेंट. जो सन रेज आ रही थी पार्क के अंदर आउटसाइड, उसकी वजह से स्टीफन हॉकिंग बिल्कुल साइलेंट हो गए थे. ही हैड गॉन क्वाइट. द लेटर्स ऑन ए स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर. सो जो लेटर्स हैं उनके स्क्रीन के ऊपर, जिसको पंच करके ही फाइंड्स हिज वॉइस, राइट, दैट ही टेक्स आउट अ मशीन लाइक वॉइस, वो भी बिल्कुल डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं इन द ग्लेयर. ग्लेयर मतलब व्हेन इट इज शाइनिंग विद अ स्ट्रॉन्ग लाइट, जब सन रेज बहुत ज़्यादा तेज से पड़ती हैं, सो दैट इज अ ग्लेयर, राइट. दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ ग्लेयर. एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव. अब 1 घंटा हो चुका था. अब ऑथर निकलने की तैयारी में था. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आई कुड नॉट किस हिम और क्राई. अब उसको समझ में नहीं आता है हाउ टू से गुड बाय. उसको किस भी नहीं कर सकता था, ना रो सकता था. आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग. तो उसने उनका शोल्डर, उनका कंधा टच किया एंड ही सिंपली वेंट आउट. आई लुक बैक. उसने पलट के देखा. आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजेंट. उसको लगता है वो वेव कर रहे हैं, गुड बाय का, जैसे हम हैंड से वेव करते हैं. हाउ एवर ही वॉजेंट डूइंग इट बिकॉज ही कुड नॉट मूव हिज बॉडी, बट उसको अंदर से लगता है कि वो वेव कर रहे हैं. वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years, alone, I knew that my journey was over for now. अब उनको देख के लग रहा था, फिरदौस कंगा जब उनको देख रहे थे, दैट इज स्टीफन हॉकिंग को, so it seemed that he was an embodiment of my bravest self. That is, he was a tangible form. टैंजिबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जो मेरा ब्रेवेस्ट सेल्फ है. ब्रेवेस्ट का मतलब जो सबसे ज़्यादा मैं जब ब्रेव हो सकता हूँ, वो उसको मैं देख रहा हूँ, राइट. द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जो मैं बनता जा रहा हूँ, आई एम टर्निंग इन टू. द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, जिसके अंदर मैंने इतने सालों से बिलीव किया है. अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ. और मुझे पता था अब मेरी जो जर्नी है ब्रिटेन की, वो अभी ख़त्म हो गई है, एटलीस्ट अभी के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स. एंड नाउ विल मूव टू सम इमेजेस फॉलोड बाय क्वेश्चंस एंड आंसर्स. We have now some images for our practical understanding. The first one is motorized wheelchair, right, on which Stephen Hawking was confined to. The next one is pale fingers. The next image talks of this feeling of frustration. The boy looks visibly frustrated. And the next one is grinning, that is smiling broadly. That is not all. Here are some more images for better understanding. So the first one is one-way smile. That is a lopsided smile. The next one is exhilaration. That is a sense or a feeling of happiness. The next image is about narrow, right? When the width is smaller than the length. And the next one is sentimental. That is emotional. Here is an example of a landline phone, right, which are nowhere to be seen nowadays. They have almost got obsolete. And that's a phone booth, right? And you are able to see the wire, which is known as cord, and the black one, which we put on our ears, that's a handset. And it has got other features as well, and some of the components, and you can always find out more about it. It's very fascinating. We have now come to the comprehension check, and we are going to start with the first one, that is, which is the right sentence. So I'm going to tell you the answers. For the first one, the answer is third. That is, Cambridge was the real England. For the
second question, that is the writer phoned Stephen Hawking's house from outside a phone booth. The second option. The third one is every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because he forced the scientist to use his voice synthesizer. The second part. And the fourth one is I felt a huge relief in the possibilities of my body. In the given context, the highlighted words refer to shifting in the wheelchair, turning the wrist. And the first one was Cambridge was my metaphor for England, and I gave the answer that is Cambridge was the real England, right? Now coming to working with the text, the first question is answer the following questions. Did the prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous? If so, why? So क्या writer nervous हो गया था, anxious हो गया था on the possibility of meeting the great Stephen Hawking? और कौन है यहाँ पे writer? कौन है journalist? फिरदौस कंगा. The writer was nervous at the prospect of meeting Stephen Hawking because Hawking was a very renowned and brilliant astrophysicist despite being paralyzed and differently abled. Of course, he was one of the best scientists of our time. तो किसी ऐसे बड़े इंसान, बड़ी personality से मिलना, anybody can become anxious, right? He had authored one of the biggest bestsellers ever, A Brief History of Time. Besides, he was a worthy successor to Sir Isaac Newton and succeeded to his chair at the Cambridge University. So, एक बहुत बड़े author, that too of one of the bestseller books, top seller books, that is A Brief History of Time. That was the title of the book. Plus, he was a worthy successor. He was a deserving candidate to Sir Isaac Newton, right? One of the greatest scientists of all times. And he was also being given the chair, right, of Sir Isaac Newton at the Cambridge University. So yes, the prospect of meeting Stephen Hawking made the writer truly nervous. He had butterflies in his stomach. Question 2 in this part is, did he at the same time feel very excited? If so, why? So, of course, he was anxious, but was he excited? If so, why? Firdaus Kanga was truly excited to meet Stephen Hawking because he wasn't expecting to get an opportunity to meet such an achiever in person. फिरदौस कंका सचमुच एक्साइटेड थे बिकॉज ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड, उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि ही विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट सच एन अचीवर, राइट. उन्होंने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया लाइफ में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, राइट, एंड दैट टू इन पर्सन, मतलब फेस टू फेस. इन पर्सन का मतलब होता है फेस टू फेस. कमिंग टू क्वेश्चन 2, right, we have done two parts of question 1 and 2. Coming to question 2, guess the first question put to the scientist by the writer. So ये तो हमारा guess करने का है. I have guessed, in my viewpoint, he would have asked about his well-being to break the ice. To break the ice is to start the conversation. अब क्या है, दोनों एक दूसरे को जानते तो थे नहीं, they were strangers to each other, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सबसे पहले ऑथर ने पूछा होगा about his well-being, उनकी तबीयत के बारे में, या वो कैसे हैं. I mean, that's what I feel, in order to break the ice. Coming to the question 3, Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? In his case, that is in the case of Stephen Hawking, the degrading physical condition was beyond his control. तो जो उनकी कंडीशन खराब हो रही थी, फिजिकल कंडीशन खराब हो रही थी, वो उनके कंट्रोल में नहीं थी. But to lead it with the colors of creativity was the approach embraced by the scientist. मगर उनको जो भी अपनी लाइफ रिमेनिंग डेज थे, ईयर्स थे, उनको जो लीड करना था, he decided to have the colors of creativity. He decided to have imaginative things in life in order to turn them into beautiful realities. The writer too thought it to be the only choice in order to add purpose to life. और जो ऑथर हैं वो भी यही सोचते हैं कि यही एक चॉइस थी, to add purpose to life, to add reason to life, right? To add true meaning to life. Coming to question 4, I could feel his anguish. What could be the anguish?
सो क्या क्या जो ऑथर कहता है कि मैं फील कर पा रहा था उनके पेन को, बट पेन था क्या? सो द आंसर इज द पेन वॉज दैट फॉर एवरी सिलेबल the scientist was dependent on the voice synthesizer that produced voice which was listless and flat with no emotions involved. तो पेन था कि एक एक स्वर के लिए, सिलेबल के लिए साइंटिस्ट किस पे डिपेंडेंट थे, किस पे रिलाई कर रहे थे? अपने वॉइस सिंथेसाइजर पे, बिकॉज ही कुड नॉट स्पीक एट ऑल. और जो वॉइस निकल रही थी, मशीन लाइक वॉइस, इट वॉज लिस्टलेस. लिस्टलेस को कहते हैं विथ नो एनर्जी, और completely flat थी, with no sentiments involved, right? There was no inflection. Further, it was frustrating for Stephen Hawking to punch the buttons on his computer with pale fingers to communicate with others. और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत परेशान करने वाला था, बहुत अनोइंग था स्टीफन हॉकिंग के लिए कि बार बार बटन्स पंच करना कंप्यूटर पे विथ हिज पेल फिंगर्स, बिकॉज इवन विथ हिज palms as well, with his hand as well, the blood flow was limited. So that's why his fingers had turned pale, right? The next question, that is question 5, is what endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world? So endear का मतलब होता है to like, to be liked or to be loved. तो ऐसा साइंटिस्ट का क्या चीज़ राइटर ने देखी, फिरदौस कंगा ने देखी, जिसकी वजह से उन्होंने बोला ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड. एक बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान को वो दुनिया में देख रहे थे. The lopsided smile, that is the one-way smile given by the scientist when the writer inquired if it disturbed him, it endeared the scientist to the writer. तो उन्होंने जब पूछा कि आपको बहुत अनोयंस होता होगा, बहुत परेशानी होती होगी जब मुझ जैसे लोग आके परेशान करते हैं, और जब उन्होंने येस बोला स्टीफन हॉकिंग ने, एंड गेव अ लॉपसाइडेड स्माइल और वन वे स्माइल, राइट, that is when and that moment it endeared the scientist to the writer, and the writer started loving him, liking him a lot, and he considered him as one of the most beautiful men in the world. Question 6 is, read out aloud the description of the beautiful man, which is the most beautiful sentence in the description. So the most beautiful sentence in the description of the beautiful man is, before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. Read out these lines and try to understand the meaning, because we have done it previously, and you will simply fall in love with them. Moving to question 7, which has 3 parts. The first part is, if the lantern is the man, what would its walls be? सो वो पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर लैंटर्न मैन है तो उसकी वॉल्स क्या हैं. सो इफ़ द लैंटर्न इज़ द मैन, इट्स वॉल्स वुड रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जो हमारे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हमारा वॉल्स हैं, अगर आदमी लैंटर्न है तो. पार्ट 2 इज, व्हाट इज़ हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स. अंदर क्या है उन थिन वॉल्स के? The light of life is housed within the thin walls of the external structure. तो जो हमारा बाहर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हाउस्ड है? Light of life, right? The inner glow, the incandescence. What general conclusion does the writer draw from this comparison? That's the third part. The author implies that inside the human body there is an eternal soul, a long-lasting, forever soul, which is the incandescence of a man, which is the inner glow or light of a man. The outer physical structure is nothing more than just an accessory. और जो बाहर का हमारा जो physical structure है, outside का, it is just an add-on, extra है वो बस. Coming to question 8. What is the scientist's message for the disabled? So message क्या दिया साइंटिस्ट ने, स्टीफन हॉकिंग ने, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए? The scientist advised the disabled to focus on what they are good at. जिसमें वो अच्छे हैं उस पर फोकस करें, instead of drifting concentration and energies to places irrelevant. बजाय कि उन जगहों पे अपनी एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट करना या अपनी कॉन्सेंट्रेशन को ले जाना, अपने फोकस को ले जाना, विच
are irrelevant, the places which are irrelevant, or the things which are irrelevant, which are not so important. Question 9 asks, why does the writer refer to the guitar incident? Which idea does it support? तो जो ऑथर है फेदोस कंगा, उन्होंने स्पेनिश गिटार का इंसिडेंट रिकॉल किया. एंड विच आइडिया डज इट सपोर्ट? So let us look at the answer. When Stephen Hawking mentioned to the author that Paralympics या Olympics for disabled, Olympics for the disabled was a complete waste of time. ठीक है, जो ये पैरालंपिक्स होते हैं कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे टाइम खराब होता है. ये किसके ओपिनियन में था? स्टीफन हॉकिंग के. This reminded the author about the years that he spent trying to play the Spanish guitar, which was considerably larger than him. तो उन्होंने बहुत साल लगाए स्पेनिश गिटार सीखने में, जो कि बहुत बड़ा था, उनके साइज से बहुत बड़ा था. किसके? फिरदौस कंगा के. राइट. वन नाइट ही लूजनड द गिटार स्ट्रिंग्स विदाउट एनी रिग्रेट्स. एक दिन उन्होंने उसके सारे स्ट्रिंग्स जो थे, क्योंकि स्ट्रिंग्स से ही बज सकता है गिटार, स्ट्रम करते हैं हम गिटार को, उसको सारे को लूज कर दिया विदाउट एनी रिग्रेट्स. राइट. विदाउट एनी रिमोर्स. राइट. एंड दैट टू ग्लीफुली, वेरी हैप्पीली. The author could understand Hawking's message for the disabled, which mentions that one should try to concentrate on what they are good at, rather than trying to compare themselves or imitate the so-called normal people. तो ऑथर को एक चीज़ समझ में आई इस मैसेज से, जो हॉकिंग ने सारे डिसेबल्ड लोगों के लिए दिया, कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट आवर एनर्जीज ऑन व्हाट वी आर गुड एट, स्पेशली फॉर द डिसेबल्ड पीपल, रादर दैन कंपेयरिंग देमसेल्व्स, या तो अपने आप बजाय के कंपेयर करने के या इमिटेट करने के. इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना. द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल. ठीक है, नॉर्मल पीपल मतलब एबल बॉडीड पीपल, जो रेगुलर लोग हैं. कमिंग टू क्वेश्चन 10, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड to Stephen Hawking. What is gratitude for? Gratitude is thanking, right? Thanking profusely. Stephen Hawking, despite his physical condition, defied all challenges. He refused to bend down to any challenge and had a clear vision and inclination for bigger things for the welfare of the masses. He gave fresh perspective and brought a fresh lease of energy with possibilities galore that made the writer express his great gratitude. तो उनका फिजिकल कंडीशन गड़बड़ था, ऑफ कोर्स दैट वाज बियॉन्ड कंट्रोल एंड दैट वाज डिग्रेडिंग, बट उन्होंने किसी चैलेंज के आगे अपने घुटने नहीं टेके. राइट. ही नेवर नेल्ड डाउन इन फ्रंट ऑफ एनी चैलेंज. राइट. ही हैड अ क्लियर विजन, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स था, और एक इंक्लिनेशन था बड़ी चीज़ें करने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. उन्होंने फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया. अभी क्या था, जब हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग का पेज था, दैट दिस ऑथर यूज्ड टू कंसिडर कैम्ब्रिज एज द मेटाफर ऑफ इंग्लैंड, बट आफ्टर मीटिंग स्टीफन हॉकिंग हिज पर्सपेक्टिव चेंज्ड. और उसके अंदर एक न्यू लीज और फ्रेश लीज ऑफ एनर्जी आई, बहुत एनर्जी भी आई, विथ पॉसिबिलिटीज गैलोर. गैलोर मतलब इन अबंडेंस, कि बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं. राइट. जिसकी वजह से राइटर ने अपना ग्रेट ग्रैटिट्यूड, प्रोफ्यूज ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा थैंक यू एक्सप्रेस किया टू स्टीफन हॉकिंग. वी हैव नाउ रीच्ड क्वेश्चन 11, which states, complete the following sentences taking the appropriate parts from both the boxes below, that is A and B. I've mentioned the answers and I'm going to read them out for you. There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. The second one is, you get fed up with people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. Third one is, there he was tapping at a little switch in his hand trying to find the words on his computer. Fourth one is, you look at his eyes which can speak and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. The last one is, it doesn't do much good to know that there are people smiling with admiration to see you breathing still. Now is the section that states working with language. And the first question is, fill in the blanks in the sentences below using the appropriate forms of the words given in the following box. So I'm just going to tell you the answers. I met a traveler
from an antique land. Second one is I need special guidance in mathematics. I can't count the number of times I have failed in the subject. Third one is the guide called Stephen Hawking a worthy successor to Isaac Newton. The fourth one is his other problems paled into insignificance beside this unforeseen mishap. The fifth one is the meeting was chaired by the youngest member of the board. It was presided. और other problems paled मतलब other problems छोटी हो गई थी into insignificance, बहुत छोटी हो गई थी. Beside this, beside का मतलब next to, right? Or in front of, right now, right? This unforeseen, unexpected. Unforeseen का मतलब होता है unexpected. Mishap का मतलब कोई unfortunate incident हो जाना. Coming to the sixth one, some people say yours truly when they informally refer to themselves, right? I wish it had been a drawn match. We would have spared the noise of celebrations at least. तो अगर मैच ड्रॉ हो जाता, टाई हो जाता, तो एटलीस्ट जो नॉइज हो रहा है सेलिब्रेशंस के, धूम धड़ाका, चीयरिंग एंड लाफिंग, मेकिंग नॉइज, वो स्पेयर हो जाता, वो बच जाता. कमिंग टू क्वेश्चन 2, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. सो पहले का इन्होंने ING फॉर्म लगा के दिया है, अ वॉकिंग स्टिक, एंड नाउ वी हैव डन फॉर अदर्स अ रीडिंग सेशन, अ स्माइलिंग फेस, a revolving chair, a walking tour, a dancing doll, a winning chance. Question 3, either you have to use all or both. So I have mentioned the answers and we are going to read them out as well. He has two brothers, both are lawyers, दोनों lawyers हैं. More than 10 persons called, all of them wanted to see you. So both हमेशा दो के लिए ही यूज होगा, right? दो से ज़्यादा के लिए again it's going to be all. They all cheered the team. सभी ने cheer किया टीम को, right? Dash her parents are teachers. तो parents दो ही होते हैं, mother and father. So both her parents are teachers. How much have you got? Give me all of it. तुम्हारे पास क्या है, मुझे सारा दे दो. So it's going to be all of it and not both of it. Question 4 under working with language. Complete each sentence using the right form of the adjective given in brackets. So my friend has one of the dash cars on the road. Fastest, right? This is the second one is this is the dash story I have ever read. Most interesting. Third one is what you are doing now is easier than what you did yesterday. Ramesh and his wife are both short. तो यहाँ पे कोई change नहीं होगा. He arrived late as usual. Even the chief guest came earlier than he did. So that is all regarding working with language, and now we'll move to the notice part and the other exercise. So question 3 is writing a notice for the school notice board. So they have given the steps and I've just given you a sample. We have already done notice writing. So remember you have to have a box in place. Box में notice को लिखना है. Remember that. So the name of the school, DePaul School, right? Nisa Vakka Khanu, right? Then the heading notice. Then comes the date, January 10th, 2026. So that's simply a sample, what I have done for you. And the heading is Republic Day Celebration. So I'm going to read it out for you. And the notice is from Jaka Wangsa or Longche Pansa. That is head girl or head boy, right? All the students are informed that they have to compulsorily, right, mandatorily, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अटेंड द स्कूल ऑन January 26, 2026 टू सेलिब्रेट द 77th रिपब्लिक डे. सो हमारा 77th रिपब्लिक डे आ रहा है, उसका आपने एक नोटिस बनाया है. We will have a few cultural programs including performances on patriotic songs followed by the speech of our headmistress, right?
Those who wish to participate shall give their names to their class teachers latest by January 14th, 2026. So in case if you look at the date of the notice, that's January 10th. और नाम कब तक मांगे जा रहे हैं? January 14 तक. The event will begin at 10 a.m. but the participants need to reach the school premises by 8:30 a.m. So बाकी सब लोगों के लिए जो नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, ऑडियंस हैं, उनके लिए स्पेक्टेटर्स हैं, उनके लिए 10 बजे से है प्रोग्राम. मगर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं राइट इन वेरियस प्रोग्राम्स राइट, उनको 8:30 बजे पहुंचना है. एंड दिस नोटिस इज बाय जाका वंगसा और लोंगजे पंसा, हेड गर्ल, हेड बॉय. In question 4, there is an optional part that states, imagine that you are a journalist. आप imagine कीजिए, आप सोचिए कि आप एक journalist हैं, आप एक पत्रकार हैं. You have been asked to interview the president of the village पंचायत. तो जो village पंचायत के president हैं उनका आपको interview करना है. Write 8 to 10 questions you wish to ask. जो 8-10 questions हैं आप लिख लीजिए. The question should elicit comments as well as plans regarding water and electricity, cleanliness and school education in the village. तो इन सारे मुद्दों के ऊपर, इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. So what I have done is I have framed some questions for you, right? 10 questions in total, just for your understanding, nothing else. So the first one is, how do you plan to resolve the problem of frequent power cuts and voltage fluctuations? आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? इतना ज़्यादा पावर कट्स होते हैं और वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है. सेकेंड वन इज, डू यू हैव एनी प्लान्स टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी? क्या आप रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पे जाने का प्लान कर रहे हैं? अब आप ये किसका इंटरव्यू कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज पंचायत. और आप खुद कौन है? एक जर्नलिस्ट हैं. There is no waste management system in the village. That's the third question. What is your approach and by when may we expect to have it in place? तो वेस्ट मैनेजमेंट का कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है. तो कब तक आप सोच रहे हैं कि आप इसको, आप पहली बात आपका अप्रोच क्या है और दूसरी बात आप कब तक इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? Fourth question is or can be, what will be your strategy in sensitizing the villagers to keep the surroundings clean? So आपकी क्या स्ट्रैटेजी है टू मेक द पीपल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, राइट? पीपल यहाँ पे विलेजर्स, राइट? क्वेश्चन 5 हो सकता है, व्हाट मेजर्स हैव यू प्लान टू अंडरटेक टू इंश्योर डिजायर्ड लेवल ऑफ क्लीनलीनेस इन द विलेज? तो क्या क्या आप स्टेप्स लेंगे, मेजर्स लेंगे, राइट, टू हैव ग्रेट लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, या जो डिजायर्ड लेवल है, जो आप सोचते हैं कि इतना क्लीन होना चाहिए. क्वेश्चन 6 इज or can be, what is your take on healthcare facilities in the village? So what do you think about the healthcare facilities in the village? Question 7 can be, what are your plans regarding introduction of online education in the village? Right. Question 8 can be, what steps have you decided on to attract better educators in the village? आप कैसे अच्छे टीचर्स को लेके आएंगे विलेज में? Are you planning to introduce skill-based education integrated with the school curriculum to make the education profession-oriented and practical? And the last one is, what welfare schemes do you plan to introduce for women and children? Right. So now there's a rhyme, that's a nursery rhyme, which is titled as A Crooked Rhyme. Right. So I'm going to read it out for you. And we are going to look at some images and try to understand the meaning of crooked as well. Crooked actually means not straight, सीधा नहीं है, या फिर dishonest. एक इंसान के लिए ये भी हो सकता है. So there was a crooked man and he walked a crooked mile. Mile होता है distance के लिए होता है. 1 mile is equal to 1.6 kilometers. He found a crooked coin against a crooked stile. So style होता है basically इस टाइप का, अगर आप विजुअली देख पा रहे हो ऑन योर राइट हैंड साइड. सो दैट्स मोर लाइक स्टेप्स in order to cross the fence or a boundary, but that's only for humans and not for animals, right? He bought a crooked cat which caught a crooked mouse. तो उसने खरीदा एक crooked cat को जो एक crooked mouse को उसने पकड़ लिया. And they all lived together in a little crooked house. और सब साथ में रहे
एक crooked house में. So I'm going to show you the images for you to understand all of it in a better way. So as I mentioned previously, the meaning of crooked is not straight or dishonest. So in case if you look at crooked mile or crooked path, that is the first image. Crooked coin, then crooked style, right, which is again bent, which is not straight. Then crooked house, you can look at it, right? Then you can look at the mouse, the cat, and the man as well. None of them are straight. So this is what crooked is all about, and it's a beautiful and interesting nursery rhyme that we read. Very well done, I can say, for all of you and myself. So we did a fairly great job today, right? And I'm sure you all will do wonders. You all will do magic in your examination and beyond. So you will have more videos on the remaining chapters. All the very best, guys. Once again, lots of love. God bless you all.